बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सैनिक स्कूल के लिए 25 जीके जीएस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। इसको याद कर लीजिएगा, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूरी तरह से एकदम कंठस्थ याद कर जाओ, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से, वेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट। मतलब कह रहा है कि पॉपुलेशन डे जो है, जनसंख्या दिवस, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 अगस्त को, 11 मार्च को, 11 मई को, 11 जुलाई को। फटाफट आंसर दो बच्चों। देखो बेटा, इसका राइट आंसर होगा 11 जुलाई। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट कैपिटल ऑफ असम। स्टेट कैपिटल ऑफ असम इज, मतलब असम का जो कैपिटल है वो कहाँ है? रायपुर में, विश्रामपुर में, गैंगटोक में, दिसपुर में। जो आपको आंसर लगता है वो आप पारिए। चलिए बच्चों देखिए, इसका आंसर होगा डी, दिसपुर में। असम की राजधानी कहाँ है बेटा? दिसपुर है ना। यानी कि बोल सकते हैं दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब पहला व्यक्ति, है ना, रिसीव द भारत रत्न पोस्थुमोसली। मतलब पोस्थुमोसली का मतलब होता है मरने के बाद। तो मरने के बाद, देखो अधिकांश लोगों को मरने के बाद ही भारत रत्न दिया गया है। तो जिसमें पहला व्यक्ति कौन थे जिनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया है? तो पहला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। कौन होंगे बताना है आप लोग को। लाल बहादुर शास्त्री होंगे, राधा कृष्णन जी होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, इंदिरा गांधी होंगे। कौन होंगे जिनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया है प्रथम बार, यानी फर्स्ट टाइम, पहली बार मरने के बाद दिया गया भारत रत्न पुरस्कार किनको मिला था? चलिए बताइए फटाफट आंसर। तो चलो आंसर ये होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को सबसे पहले दिया गया था भारत रत्न मरने के बाद में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया, है ना। इंडिया जो है किस हेमिस्फीयर में? तो बेटा ए मान लो, ए हमारा ग्लोब का मॉडल है। अब बीच में आपका इक्वेटर लाइन हो गया, समझ गया, विषुवत रेखा। इक्वेटर लाइन का वैल्यू कितना होता है पता है? इक्वेटर लाइन का वैल्यू होता है 0 डिग्री होता है। क्लियर हो गया। और हमारा पोल का वैल्यू जो होता है वो 90 डिग्री होता है। नॉर्थ पोल का, साउथ पोल का भी 90 डिग्री वैल्यू होता है। चलो ठीक है। अब इंडिया की बात आ रही है। तो देखो एक्चुअली में पूरे ग्लोब को 4 गोलार्ध में बांटा जाता है, समझ गया। ऊपर वाले पूरे पोर्शन को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पूरे को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, समझ गया। तो ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। और जो ये बीच लाइन है इस ईस्ट साइड ईस्ट होता है। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। और इधर जो होता है वो वेस्ट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट हो जाएगा। अगर 4 गोलार्ध का जिक्र होगा तो उसमें पहला लिखना है नॉर्थ ईस्ट में, दूसरा हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट में, तीसरा आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, और चौथा हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट में हो जाएगा। क्लियर हो गया। 4 गोलार्ध है, लेकिन ये 4 गोलार्ध का जिक्र जो है ना बड़े ऊंचे क्लास में किया गया है, समझ गए। क्लास 9-10 में जब जाएंगे ना तो 4 गोलार्ध आएगा। आप लोगों को 2 ही गोलार्ध पढ़ना है। एक पढ़ना है नॉर्थ हेमिस्फीयर, दूसरा पढ़ना है साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो गया। देखो तो हमारा इंडिया यहाँ पर है, इंडिया जो है ना यहाँ पर है। तो हमारा इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ पर आंसर मारना होगा नॉर्थ मारना होगा। क्या मारना होगा? नॉर्थ मारना होगा। अगर बड़े क्लास में पढ़ेंगे तो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हुज क्रिएशन इज द
कमायनी। कमायनी एक पुस्तक है, बुक है, ये बुक हो गया, महाकाव्य टाइप का है, उपन्यास टाइप जैसा उपन्यास बुक है। तो ये बुक किसने क्रिएशन किया था? ऑप्शन ए में है जयशंकर प्रसाद, बी में है कबीर जी, रामचंद्र शुक्ला, कालिदास। यह जो है किसने बुक लिखा था? चलो मारो फटाफट। फटाफट देखो। और जितना भी जो है बच्चा ये आप लोग का इसका जितना भी ऑर्थर है, चाहे एक जिसका भी ऑर्थर हो, चाहे मॉडर्न बुक हो या ऐतिहासिक बुक हो, सभी बुक का जो है ना ऑर्थर का नाम आप याद रखिएगा, समझ गए? ऑर्थर का बुक नाम याद रखिएगा, उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। चलिए आंसर आया आप लोग का? नहीं आया? देखिए आंसर हो जाएगा पहला का ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। कमायनी बुक जो है किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने लिखे थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। टू हुम डज द प्रेसिडेंट, है ना, सबमिट हिज रिजिग्नेशन। रिजिग्नेशन का मतलब होता है बेटा अपना क्या बोलना, त्याग पत्र देना, इस्तीफा पत्र देना अपने पद से। मतलब आपको इच्छा उस पद पर नहीं रहने का है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। तो रिजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट किसको सौंपते हैं? प्रेसिडेंट सबमिट, है ना। प्रेसिडेंट का मतलब हो गया राष्ट्रपति। क्या हो गया? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा पत्र किसको सौंपेंगे? ऑप्शन ए में प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और गवर्नर किसको सौंपेंगे? फटाफट आंसर दो। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है अपना इस्तीफा पत्र जो है, रिजिग्नेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब हो गया क्या? उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। और सुनो, यह लंबी समय के लिए नहीं होता है, 6 मंथ के लिए होता है, समझ गए? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र जो है से उपराष्ट्रपति को 6 महीना के लिए देते हैं। 6 महीना कह कर थोड़े देंगे, फिक्स थोड़े होगा, फिक्स नहीं होगा। मतलब 6 महीना तक राष्ट्रपति वहां नहीं होता है तो फिर से चुनाव करना होगा या किसी भी तरह से राष्ट्रपति का पद को भरना होगा 6 महीना के अंदर। ये हमारा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सिस्टम बनाया गया है। राष्ट्रपति का पद 6 महीना से अधिक खाली नहीं रहेगा। तो 6 महीना के अंदर जैसे भी पद भरना हो आपको भरना होगा हमारे को, समझ गए? तो राष्ट्रपति जो है इस्तीफा पर देते हैं, इस्तीफा जो देंगे, रिजिग्नेशन जो देते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को देते हैं। और ऐसे उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति का काम करने वाला। अच्छा, और जिस देश में मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो, मान लो कि भी वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, चलो डेथ कर गए या इलेक्शन होना है, ये भी नहीं है, तो इस कंडीशन में आप याद रखिएगा जो इंडिया का सीनियर चीफ जस्टिस होंगे, जो चीफ जस्टिस होंगे उनको सौंपा जाएगा। बात समझ में आया? राष्ट्रपति किसको सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो मुख्य न्यायाधीश को सौंपा जाएगा। बात पूरा क्लियर हो गया? चलिए एक चीज और यहां नोट कर लेना, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। याद रखिए बेटा, राज्यसभा का सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, लेकिन याद रखिएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। मतलब देखो, हम लोग का जो संसद है, संसद का 2 पार्ट होता है, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। समझ गए? तो राज्यसभा में जो मेंबर बैठे हुए हैं इस प्रकार से, समझ गए, उस मेंबर से अध्यक्ष नहीं चुना जाता है, सभापति जो चुनाएगा,
सभापति यहां से नहीं लिया जाता है, यानी जो उपराष्ट्रपति को हम लोग सभापति बनाते हैं तो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, बात समझ गए। लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा का मेंबर होते हैं। क्लियर हो गया। खैर कंफ्यूज मत करो, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा उसको सभापति कहते हैं, और सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच इज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का हाउस जो है कौन जो है परमानेंट होता है? देखिए बेटा, अभी हम बात किए थे संसद के बारे में, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? पार्लियामेंट। क्या बोलेंगे उसको? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का दो गो होता है सदन, एक लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा इसको टेम्पररी मानेंगे और राज्यसभा को परमानेंट मानते हैं, समझ गए। इसका खंडन कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका जो राज्यसभा का खंडन कभी नहीं होता है, A to Z वहां मेंबर कभी समाप्त नहीं होगा। मतलब इसमें सिस्टम है ना कि मेंबर रिटायर होते, रिटायर का मतलब ऐसा नहीं कि उनको रिटायरमेंट मिल रही है, मतलब जिनकी कार्यकाल खत्म हो जाएगी, कार्यकाल इधर से ऐसे होगा, या देखो इनपुट इसमें चालू रहेगा और आउटपुट भी चालू रहेगा। में नया मेंबर आते जाएंगे और ओल्ड वाले मेंबर निकलते जाएंगे, रेगुलर होते रहेगा। जैसे चक्की में गेहूं डालते जाओ, नीचे साटा निकलते जाएगा, बात समझ रहे हैं। चक्की कभी खाली नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से ठीक इसका उल्टा इसमें क्या होता है कि प्रत्येक 5 साल पर, प्रत्येक 5 इयर्स पर यहां पूरी तरह से भंग हो जाता है, लोकसभा खत्म हो जाता है। 5 साल कार्यकाल हुआ, इसमें एक भी मेंबर नहीं रहेगा, सभी मेंबर को फिर से चुनेंगे हम लोग, जनता फिर से चुनेगी। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग परमानेंट यानी अस्थाई कहते हैं, इसको टेम्पररी मतलब अस्थाई कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस? जब इंडिया आजाद हो रही थी, इंडिया इंडिपेंडेंस में थी, तो उस कंडीशन में भारत का जो गवर्नर जनरल था कौन था? बताइए। ऑप्शन ए में है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी में लॉर्ड माउंटबेटन, और सी में है लॉर्ड डफरिन, और डी में है लॉर्ड वेलेस्ली। बताइए इसमें से कौन से लोग कौन सा गवर्नर जो थे, गवर्नर जनरल जो आजादी के समय थे? कल डिस्कस किए थे आप लोग से हम, शायद अगर कल की बात को नोट किए होते तो आज इसमें आप नहीं फंसते। चलिए आंसर होगा बेटा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में आजादी के समय हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, और इंडिया का ये लास्ट हो जाएंगे, इंडिया का ये लास्ट गवर्नर जनरल होंगे, गवर्नर जनरल होंगे, याद रखिएगा। लेकिन आजाद इंडिया का लास्ट नहीं है। आजाद इंडिया जब हुआ तो इंडिया जब आजाद हुई तो लॉर्ड माउंटबेटन से हमारा देश में जो नए गवर्नर जनरल बनाया गया वो राजगोपालाचारी जी को बनाया गया था। आप वो डिस्कस किए थे कल हम कि जब प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, और फिर लास्ट भी हो गए वो भी। हम लोग इंडिया में गवर्नर जनरल का पद समाप्त न हो गया, राजगोपालाचारी जी के समय तक रहा, उन्हीं के समय में पद समाप्त हो गया, बन गया राष्ट्रपति पद बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया। तो इसलिए हम कह रहे हैं आप लोग को कि याद ये कंडीशन भूलिएगा नहीं। आजादी के समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर हो गया। लेकिन जब देश आजादी होने लगी, प्रोसेस चालू हो गया आजाद होने का, सारा कार्यवाही चालू हो गई, तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया राजगोपालाचारी जी को, जो कि भारतीय थे। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी,
और उन्हीं के पर जो है से ये पद लास्ट हो गया, पद समाप्त हो गया। तो इनके जो गवर्नर जनरल का जो पद समाप्त हुआ, इसी पद को बना दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो हमारे राजगोपालाचारी जी का ही जो है से लास्ट पद हो गया ये गवर्नर जनरल का। तो राजगोपालाचारी जी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी रह गए। क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। घूमर इज द फेमस फोल्क डांस, है ना। घूमर जो है कहाँ का फोक डांस है बाबू, बताओ। गुजरात का, राजस्थान का, गोवा का, मध्य प्रदेश का, फटाफट बताइए। देखिए घूमर जो है ये राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का फोक डांस है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच फूड प्रोडक्ट इज रिच आयरन कंटेंट, कौन सा जो फूड है जो आयरन कंटेंट को रिच कंटेंट में देता है, आयरन को मतलब अधिक मात्रा में आयरन देता है हम लोगों को। पहला है स्पिंच है, टोमेटो है, कैबेज है, लेमन है। बताइए कौन सा आंसर होगा। स्पिंच, टोमेटो, कैबेज है ना, लेमन। आंसर ये होगा स्पिंच, मतलब होता है पालक। पालक, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पालक में आयरन मिलती है। और याद रखिएगा जितना पत्तीदार सब्जी है सब में आयरन की मात्रा होती है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कैरोट इज ए सोर्स ऑफ विटामिन, कैरोट जो है, कैरोट मतलब गाजर। गाजर 3 कलर में होता है, याद रखिएगा। एक ऑरेंज कलर में होता है, नारंगी कलर में होता है, एक रेड में होता है, एक ब्लू कलर होता है। समझ गए। ब्लू कलर सबसे मीठा होता है और बढ़िया भी है, हाई क्वालिटी का होता है, लेकिन उसका साइज छोटा होता है। नारंगी वाला एकदम हाइब्रिड होता है, लाल वाला थोड़ा सा ये है। कैरोट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन, कैरोट में कौन सा विटामिन का सोर्स है भाई, बताओ। डी विटामिन का, ई विटामिन का, ए विटामिन का, के विटामिन का। कैरेट में आंसर हो जाएगा सी, विटामिन ए का सोर्स है। क्लियर हो गया। और याद रखिएगा विटामिन ए की कमी जब शरीर में होगा तो रतौंधी होगा। समझ गए। रतौंधी का मतलब क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या, रात में कम दिखेगा आपको। और विटामिन ई जो है आपका स्किन को फर्स्ट क्लास रखता है। डी हड्डी मजबूत करेगा। के ब्लड का सर्कुलेशन बना के बढ़िया रखता है। सब विटामिन का अपना अपना फंक्शन है शरीर में। तो कैरोट जो है विटामिन ए का स्रोत है, नोट कर लीजिएगा। और भी जितने विटामिन है उनका सोर्स देखिए। 10-20 क्वेश्चन कराने से आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना होगा, जो हम लोग आपको जैसे मान लो कि आज 11 नंबर क्वेश्चन में विटामिन का डाल दिए, तो विटामिन से रिलेटेड हुए जितना भी पॉइंट है सब उसको नोट करो, उसको पढ़ो। विटामिन का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन। ए का केमिकल नेम क्या होगा, सी का क्या होगा, ई का क्या होगा, डी का क्या होगा, के का विटामिन केमिकल नेम क्या होगा। केमिकल नेम जरूरी पढ़ लीजिएगा। फिर विटामिन की कमी से होने वाला डिजीज, रोग, मतलब विटामिन ए की इफिशियंसी से हमारा डिफिशियंसी से मतलब कौन सा डिजीज होगा, ए की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होगा। तो हम लोग का ये कमी जो है उसको ही पढ़ना है और उसे कौन डिजीज होगा वही पढ़ना है। तो विटामिन का केमिकल नेम, विटामिन का सोर्स और विटामिन की कमी से होने वाला रोग, डिजीज, इतना कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, रेड कलर का वेवलेंथ क्या होगा। बेटा देखो हमारा जो लाइट है ना, जो सनलाइट होता है, सनलाइट में वेवलेंथ का शुरुआत होता है 3900 एंगस्ट्राम से और लास्ट होता है 7800 एंगस्ट्राम तक। समझ गया। 3900 एंगस्ट्राम पर बैंगनी होता है, वायलेट होता है, और रेड होता है कितना पर, 7800 पर होता है। और पूरा अगर लाइट का एवरेज की बात करें तो 6000 एंगस्ट्राम एवरेज लाइट का होता है। रेंज में बात किया जाएगा तो रेंज में हो जाएगा आपका 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्राम तक मारिएगा। रेंज में 39 से 78 तक लाइट का
वेवलेंथ है, और ऐसे कितना लाइट का एवरेज में कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया। ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया, मायोपिया का ट्रीटमेंट क्या है, किससे ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, कन्वेक्स लेंस से, कनकेव लेंस से, वो दोनों से। देखो ट्रीटमेंट का मतलब इलाज हो गया। मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है, निकट की जो वस्तु है ना, पास की जो वस्तु है वो दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखता है। तो मायोपिया के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, कन्वेक्स लेंस प्रयोग करेंगे, कनकेव करेंगे, दोनों करेंगे। लेंस दो प्रकार का होता है, कन्वेक्स और कनकेव, कनकेव और कन्वेक्स होता है। तो ए मायोपिया होता है, एक होता है हाइपर मायोपिया, इसको शॉर्ट साइट, एक और लॉन्ग साइट हो गया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो गया। तो ए मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयोग होगा, बताओ फटाफट। आंसर हमारी तरफ से आगे बेटा, चलो बी आंसर हो गया, कनकेव लेंस। मायोपिया में कनकेव लेंस, यानी शॉर्ट साइट में कनकेव लेंस, और अगर लॉन्ग साइट की बात किया जाए तो उसमें आप कन्वेक्स लेंस लगा दीजिए। बात समझ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, मतलब जो सेल का स्टडी है, सेल मतलब कोशिका, हमारे बॉडी जिस प्रकार से बिल्डिंग, मकान, हाउस, ईंटों को सरिया सरिया कर बनाया जाता है, उसका मूल पार्ट ईंट होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा बॉडी जो है सेल से बना हुआ है। सेल आपस में कम्बिनेट होकर के टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू कम्बिनेट होकर के पार्ट बनाते हैं, पार्ट से हमारा एक सिस्टम बनता है, अब पूरे सिस्टम मिलाकर के बॉडी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अगर सेल की बात किया जाए तो सेल का स्टडी करना होता है साइटोलॉजी। क्या होता है, साइटोलॉजी, नोट कर लीजिएगा। साइटोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं, सेल का। हिमेटोलॉजी में, हिमेटोलॉजी ब्लड का, कार्डियोलॉजी हृदय का, हार्ट का, न्यूरोलॉजी ब्रेन का, सब याद रखिएगा। 15 विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिवर्सेबल चेंज। रिवर्सेबल चेंज का मतलब दोनों तरफ से रिएक्शन होने वाला। बर्निंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कॉर्डिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ मिल्क, इसमें से कौन सा ऐसा है जो रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल का मतलब उदाहरण समझाना चाहते हैं आपको हम। पानी को जब ठंडा करोगे बर्फ बन जाएगा, फिर उसी बर्फ को गर्म करोगे तो पानी बन जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जा रहा है, रिवर्सेबल कहेंगे इसको। लेकिन लकड़ी को जलाओ तो एक बार छाई या राख बन जाएगा, दोबारा राख लकड़ी नहीं बन सकता है, तो इसको बोलेंगे कि रिवर्सेबल नहीं है। बात समझे। पेट्रोल को आप जला दीजिए, क्या वापस पेट्रोल बना सकते हैं उससे, नहीं, तो रिवर्सेबल नहीं है। तो बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स मतलब मोम होता है, मोम का जलना, जो मोमबत्ती एक बार जल गया वो दोबारा नहीं हो सकता है, दैट मीन्स यह रिवर्सेबल नहीं है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का, मोम का पिघलना, राइट, मोम को पिघला दीजिए गर्म करके, फिर ठंडा करोगे फिर मोम बन जाएगा, दैट मीन्स यह रिवर्सेबल है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, जो दूध एक बार खट्टा हो जाता है उसको कोई उपाय नहीं उसको मीठा करने का, तो ये भी रिवर्सेबल नहीं है। कुकिंग ऑफ मिल्क, ये भी रिवर्सेबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल का मतलब होता है भौतिक की, भौतिक क्रिया। रिवर्सेबल का मतलब क्या हो गया, भौतिक क्रिया, और नॉट रिवर्सेबल का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन। तो देखिए बर्निंग ऑफ वैक्स, मोम का जलना रासायनिक अभिक्रिया में आ जाएगा, लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स ये भौतिक में आएगा। रिवर्सेबल को भौतिक कहेंगे और नॉन रिवर्सेबल को रासायनिक कहेंगे। ये सब बात जो ही बताते हैं ना, उसको वीडियो को पॉज कर करके ना उसको नोट करो ताकि आपको दिक्कत ना हो। याद हुआ, रिवर्सेबल क्या कहेंगे, रिवर्सेबल कहेंगे भौतिक क्रिया, और नॉन रिवर्सेबल क्या बोलेंगे, रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया का मतलब जो एक बार हो गया वो दोबारा बदलता नहीं है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द लेयर इज फाउंड, लेयर स्तर, इस प्रकार से लेयर, लेयर बाय लेयर बने हो ना, तो लेयर किस में पाया जाता है,
मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इग्नियस रॉक में, सेडिमेंट्री। देखो ये तीनों जो है रॉक का प्रकार है ना, क्या है बेटा, ये रॉक्स टाइप है, रॉक्स का टाइप्स है, ठीक है। सबसे हार्ड रॉक जो है आपका इग्नियस हो गया, मेटामॉर्फिक इसी से बदल कर बना है, और सेडामेंट्री जो है से पानी के द्वारा, हवा के द्वारा अवसाद से बनता है। अवसाद मतलब क्या होता है, गंदगी से। तो जानते हैं किस में लेयर पाया जाएगा, आपका 4 ऑप्शन है, फटाफट दीजिए। मेटामॉर्फिक होगा, इग्नियस होगा, सेडामेंट्री होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा। सोच लिया? अरे यार सोचने का टाइम इतना थोड़ लेना चाहिए था आप लोग को। जब हम बोल रहे थे, क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, तो आप तो देख ही रहे होंगे क्वेश्चन आंसर ऑप्शन को। देखिए यहाँ पर आंसर होगा हम लोग का सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें लेयर क्यों होता है, जैसे मान लो कि नदी है, तो नदी इस प्रकार से महीन महीन बालू मिट्टी कर लाया और खेत में से बाढ़ में जमा दिया, जम गया, फिर अगला साल बाढ़ आएगा, फिर एक लेयर जम जाएगा। इस प्रकार से लेयर बाय लेयर निर्माण होगा। आज गंगा का जो मैदान है, सिंधु नदी की जो मैदान है, आपका ब्रह्मपुत्रा की जो मैदान है, ये 3 नदी का मुख्य योगदान माना जाता है हम लोग के यहाँ भारत में। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जिसमें गंगा हम लोग का इंडिया के लिए प्रॉपर सबसे बड़ा हो गया। गंगा का मैदान यूपी, बिहार, पंजाब का क्षेत्र जो भी है सो गंगा का मैदान है। हम लोग के यहाँ दोमट मिट्टी पाई जाती है, ये गंगा के द्वारा लाए गए अवसादों से मिट्टी बना हुआ है। हम लोग जिस जगह पर आज हैं, वह जगह पर पहले मिट्टी नहीं थी, यहाँ 33 सागर बहा करता था। लेकिन जब हिमालय का निर्माण हुआ तृतीयक युग में, तब तृतीयक युग में टर्सरी एज में हिमालय का निर्माण हुआ, तब जाकर गंगा जो है से हिमालय से निकलती है और वहां से अवसाद लाला करके जमा करते करते 33 सागर को पूरा भर दी, और भर करके एक मैदान का निर्माण किया, जिस पर हम लोग घर द्वार बनाकर खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। द कैपिटल ऑफ राजस्थान, इसमें तो खैर आप लोग कोई दो मत नहीं होना चाहिए बाबू, रांची, जयपुर, इम्फाल, पटना, फटाफट मारो। इसका आंसर क्या होगा, जयपुर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चंस में, चूज द करेक्ट मैचिंग, हम लोग को करेक्ट मैचिंग कराना है। तो देखो इस तरफ जो है एक सिटी का नाम दिया हुआ है, और इधर सिटी हो गया है ना, ये टाउन कहिए, और इधर क्या है, रिवर दिया हुआ है। तो हरिद्वार यमुना पर बिल्कुल गलत है, पटना गोदावरी पर बिल्कुल गलत है, पटना गंगा नदी पर है, दिल्ली यमुना पर ही सही है, नासिक गोदावरी पर है जो गंगा लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सी आंसर होगा वो करेक्ट है। दिल्ली कहाँ है, जमुना नदी पर है। नासिक कहाँ है, गोदावरी पर है, नासिक गोदावरी पर, पटना गंगा पर। क्लियर हो गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, विच इज वेदा इज वेरी ओल्ड। वेदा मतलब वेद, वेद 4 हैं, पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद 4 होते हैं। तो ये 4 वेद में सबसे ओल्ड कौन है, आप लोग पढ़ाया गया, बताइए फटाफट। सबसे पुराना वेद होगा ऋग्वेद, कौन होगा, ऋग्वेद। और सबसे नया कौन होगा, देखिए सबसे ओल्ड ये वाला है, और सबसे नया जो है अथर्ववेद है हम लोग का। तो आंसर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। वेद की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। चलो आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दुलहस्ती रिवर प्रोजेक्ट। दुलहस्ती रिवर प्रोजेक्ट जो है, दुलहस्ती परियोजना, नदी परियोजना है ना, किस पर है, गंगा पर है, झेलम पर है, रिहन नदी पर है, चिनाब नदी पर है। फटाफट आंसर दो बेटा, यह जो है आपका डी ऑप्शन होगा, चिनाब रिवर पर। दुलहस्ती परियोजना कहाँ है, चिनाब नदी पर है। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन होगा, एवरेस्ट होगा, काराकोरम होगा, कामेत होगा, क्या है, अकागुआ। अकागुआ कौन होगा बताइए फटाफट। अरे भाई पृथ्वी का तीसरा ध्रुव है ना, चलो हिमालय का पार्ट है, एवरेस्ट होगा, जो कि कहाँ स्थित है, नेपाल में।
जबकि हिमालय एवरेस्ट किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? हिमालय का है। एवरेस्ट का भी स्थिति कहाँ है? नेपाल में है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। समझ गया इस बात को? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, हम लोग का बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में कहना होगा तो 37 कहिएगा, फॉरेन हाइट में कहना होगा तो 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट कहिएगा, केल्विन में कहना होगा तो 310 केल्विन कहिएगा। बात समझ रहे हैं? अब देख लीजिए कौन मैच कर रहा है। सेल्सियस पैमाना पर 37, फॉरेन हाइट 98.6 और केल्विन पर 310। डॉक्टर लोग जो है ना, डॉक्टर लोग इसी पैमाना का प्रयोग जनरली करता है, फॉरेन हाइट का, इसलिए इसको हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं। तो 98.6 फॉरेन हाइट, बी में तो है नहीं, 98.6 है बट केल्विन लगा हुआ है, इसलिए गलत है। 37 है लेकिन फॉरेन हाइट लगा हुआ है, यूनिट गलत है। इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, न ए न बी न सी, आंसर क्या होगा? डी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द मोमेंट ऑफ प्लेट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, जो अर्थ का प्लेट है, हमारी अर्थ जो है प्लेटों से बना हुआ है। देखिए अर्थ का जो सिस्टम है ये 3 लेयर है, देख लीजिए, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। इसको क्रस्ट बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं। ठीक है, यह ऊपर का है जिस पर हम लोग अपना घर द्वार बनाए हुए हैं, ऊपर सबसे ऊपर का पार्ट है। और ये बीच का पार्ट हो गया, याद रखिएगा बीच का सबसे गर्म है। अब इसका टेम्परेचर है 4000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फिर भी जो है से प्रेशर हाई के वजह से सॉलिड है। और मेंटल का टेम्परेचर है 2900 डिग्री सेल्सियस, फिर भी जो है यह क्या है? लिक्विड है। मेंटल लिक्विड है, ये सॉलिड है, ऊपर का पार्ट फिर सॉलिड आपका हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो क्रस्ट है इस प्रकार से प्लेटों से बना हुआ है। देखिए ऐसे ऐसे प्लेटों से बना हुआ है हमारा क्रस्ट। समझ रहे बात को ना? तो ये प्लेट जब मोमेंट करता है, हिलता डुलता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लेट मोमेंट, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट अप, प्लेट डाउन। क्या बोलेंगे? तो आंसर होगा प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक। क्लियर हो गया? चलिए बिहार आंसर होगा। अब है 24। द ओल्डेस्ट कोल ऑन द अर्थ, है ना, ओल्डेस्ट कोल, सबसे पुरानी जो कोयला है वो किससे मिलेगा? कोल ऑफ गोंडवाना एज, कोल ऑफ कार्बोनियन एज, कोल ऑफ होलोसिन एज, बोथ ए एंड बी। क्या होगा? देखिए यहाँ पर आंसर देखिए गोंडवाना एज और कार्बोनियन। कार्बोनियन में ही कार्बन का निर्माण हुआ था पृथ्वी में। पृथ्वी में कार्बन जो है, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक वेट 12 है, सिंबल सी होता है, इस कार्बन का निर्माण कार्बोनियन एज में हुआ था। तो समझ लीजिए कोयला भी कार्बन है, तो वहीं से शुरुआत हुआ कार्बोनियन एज से। तो आंसर क्या मारेंगे हम लोग? आंसर मारेंगे डी, बोथ ए एंड बी। क्लियर हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच टाइप ऑफ कोल इज सुपीरियर क्वालिटी? देखो पीट कोल, लिग्नाइट कोल, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट कोल, 4 प्रकार का कोल यहाँ कोला दिया हुआ है। लेकिन जिसमें जितना कार्बन होगा उतना ही सबसे अच्छा कोयला होगा। बात समझ रहे हैं? तो सबसे टॉप क्लास का जो कोयला है वो एंथ्रासाइट कोयला है। आंसर 25 का क्या होगा? डी होगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों आज इतना ही हम करेंगे क्लास में, फिर मिलेंगे हम लोग आप लोग से अगली क्लास में।